हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे सब्सक्राइबर्स। आज के वीडियो का जो टॉपिक है आपको देख के समझ में आ रहा होगा। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस 2026 का ये एडिशन है और ये वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम 1 इसके पहले जब आया था तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डाले थे और जो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था तो हमने वॉल्यूम 2 का सहारा लिया और वॉल्यूम 2 का इस सीरीज में हम बाकी क्वेश्चंस का 25 नंबर ऑफ सेट्स जो है वो करेंगे और इसमें इस वीडियो का एक प्रैक्टिकल या फिर एक यूनिक चीज ये भी है कि इसमें ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डालने की कोशिश की है। सो प्रैक्टिस करिए और एनआईएसएम प्रैक्टिस पे ही आप निकाल पाएंगे, है ना। बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल की डेट में। मोर और लेस आपको देखा जाएगा तो 50-60% ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो गया है क्वेश्चंस। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आंसर उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में कुछ एक और इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगा जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एमसीक्यू प्रैक्टिस ट्रू और फॉल्स। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज के डेट में 60-70% या 50-60% डिपेंडिंग अपॉन अगेन टाइम या फैक्टर या फिर और कुछ जो चीजें होती हैं, क्वेश्चंस चेंज भी होते रहते हैं क्योंकि एनआईएसएम के पास बहुत बड़ा क्वेश्चन का डेटाबेस है। तो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एग्जाम पे असर पड़ेगा और आप के मार्क्स कम आ सकते हैं। तो 50 से नीचे अगर हो गया तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ और वो मुझे कमेंट भी करते हैं कि सर इतना आया उतना आया। तो देखिए ये दो तीन चीजें हैं कि आपको आज के डेट में जो ट्रेंड चल रहा है ट्रू फॉल्स का, उसको आपको क्वेश्चंस को रेडी करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन। अब देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, विच स्टेटमेंट अबाउट एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म ईओपी इज ट्रू। इसमें पूछ रहा है कि चारों ऑप्शंस में ईओपी को रिलेटेड इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए बताइए क्या आंसर जो है उसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए करेक्ट आंसर है, देखिए बी, ईओपीज आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस इन डायरेक्ट प्लान्स। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेनेशन के रूप में समझते हैं। ईओपी और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स प्योरली मेंट फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इन डायरेक्ट प्लान्स। अब इसका याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको ये ही आंसर सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टोटल एक्सपेंस रेशियो। अब पूछ रहा है कि टीईआर जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है, इसके रिलेटेड इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट, ट्रू है। बताइए, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। स्मॉलर क्वांटिटी फंड्स कैन चार्ज अ लोअर टीआर परसेंटेज देन लार्जर फंड। एएमसी कैन चार्ज एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एज लॉन्ग एज दे प्रोवाइड प्रॉफिट। या टीआर जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है, लिमिट फॉर इक्विटी स्कीम डिक्रीज एज स्कीम। अब देखिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए, चारों में से ये खोजने की कोशिश करिए कि कौन सा आंसर गलत होगा। अब देखिए जब तक अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, आप इस तरह के क्वेश्चंस में पजल्ड होइएगा। तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं कौन सा करेक्ट आंसर है। लेट्स सी, द करेक्ट आंसर इज सी, टीआर लिमिट्स for equity schemes decrease as the schemes AUM grows। अब इसको एक्सप्लेन करके समझाता हूं आपको। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। सेबी मैंडेट किया है क्या, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मीनिंग एज फंड गेट्स लार्जर इट मस्ट बिकम चीपर फॉर द इन्वेस्टर। मतलब ये सेबी का ये एक इनिशिएटिव है, इसको लेके बोल सकते हैं कि एक मैंडेट किया गया है। मैंडेट मतलब सबको मानना है। ये है कि अगर ऐसा फंड लार्जर होगा, जितना बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए इन्वेस्टर्स के लिए ये चीपर भी होना चाहिए। तो ये टोटल एक्सपेंस रेशियो पे इफेक्ट करेगा। टोटल एक्सपेंस रेशियो जितना बढ़ेगा आपके ऊपर ज्यादा, आप मतलब इन्वेस्टर के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा, तो एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है देखिए, नंबर 3, विच स्टेटमेंट अबाउट मार्क टू मार्केट और एमटीएम इज ट्रू। इन चारों में से मार्क टू मार्केट के बारे में क्या होता है। अब मार्क टू मार्केट क्या होता है अगर आप समझते होंगे तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर करेक्ट है बताइए। द करेक्ट आंसर इज
A. MTM is the process of valuing securities at their current market value daily. अब एक्सप्लेनेशन करते हैं. Daily MTM ensures that every investor buys or sell units at a fair and current price. Fair मतलब जो उसका सही मूल्य है उसके हिसाब से और उसके करंट प्राइस के हिसाब से उसको वो खरीद या बेचा जाए उसको. ठीक है, इसी के नाम बोलते हैं MTM या मार्क टू मार्केट. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है. आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट डिविडेंड इन म्यूचुअल फंड. अगर आप डिविडेंड को समझते होंगे तो ये क्वेश्चन को पढ़ के समझा बता देंगे आप बिल्कुल. अब ऑप्शंस देखिए. डिविडेंड चारों में से चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं आप ठीक से पढ़िए इसको और बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज B. Dividend can only be paid out of realized profit and distributable reserve. मतलब क्या बोल रहा है, डिविडेंड जो है वो कंपनी तभी प्रोवाइड करती है या कोई भी संस्थान जब वो रियल हो और रियलाइज प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट से रियलाइज किया गया है, और डिस्ट्रीब्यूटर रिजर्व जो उसके रिजर्व होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करने योग्य है, उस चीज को लेकर के ये स्टेटमेंट बनाया गया है. ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं. यू कैन नॉट पे डिविडेंड फ्रॉम पेपर गेन्स मतलब जो किताबी अकाउंटिंग में जो दिख रहा होगा प्रॉफिट उसके हिसाब से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता until unless the profit is earned and available. जो कि माने जो जेन्युइन प्रॉफिट है जो आपके बुक्स में भी दिख रहा है और प्रॉफिट एक्चुअली है. इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप फिक्टिशियस प्रॉफिट बना करके सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दीजिए और डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. विच स्टेटमेंट अबाउट एग्जिट लोड इज ट्रू. अब एग्जिट लोड को समझ देखिए, एक एक वर्ड को मैं निकाल निकाल के आपको समझा रहा हूं. देखा, बहुत जरूरी है कि आप NSM 5 एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको एक एक जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्मिनोलॉजीज के ऊपर भी बहुत सारे आपके मेरे वीडियोस में आपको अगर जाइएगा प्लेलिस्ट में तो उसमें आपको मिल जाएंगे. तो उसमें टर्मिनोलॉजी आपको समझ लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार जाकर के उसको देख लीजिए. ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो मेरा सारा वीडियोस का लिंक है वो डाल दूंगा. विच स्टेटमेंट इज विच स्टेटमेंट अबाउट एग्जिट लोड इज ट्रू. चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. द करेक्ट ऑप्शन इज C. Exit load must be created back to the scheme for the benefit of remaining unit holders. अब इसको एक्सप्लेनेशन समझते हैं. क्रेडिटिंग एग्जिट लोड्स मतलब एग्जिट लोड जो है उसको क्रेडिट कैसे किया जाता है. बैक टू द फंड कंपनसेट्स टू अदर इन्वेस्टर्स फॉर द कॉस्ट ऑफ वन पर्सन लिविंग अर्ली. ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन. आगे आते हैं नंबर 6 पे. आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट म्यूचुअल फंड इनकम टैक्स. तो म्यूचुअल फंड इनकम टैक्स के बारे में देखिए, ये वीडियो जो है ये 2025 मतलब बजट के पहले का ये है सारा कंटेंट. ठीक है, तो ये मैं भले ही अभी लॉन्च कर रहा हूँ लेकिन है तभी का. तो इसमें बजट के बाद अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअल फंड स्कीम्स मस्ट पे 30%, ये बोल रहा है. बी बोल रहा है, देखिए क्या लिख रहा है. म्यूचुअल फंड्स आर हाईएस्ट टैक्स पेइंग एंटिटीज इन इंडिया. ओनली डेट म्यूचुअल फंड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स. चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. इनकम अर्न बाय म्यूचुअल फंड स्कीम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 1023D. The fund is a trust that acts as a pass-through. Tax is only paid by the investor. So investor की जो earning होती है उसके हिसाब से उसको tax payment करना होता है. Which statement about equity-oriented funds for tax is true? A, B, C, D. बताइए कौन सा options correct होगा. The correct option here is D. They must invest at least 65% of domestic listed equities to get tax benefit. तो tax benefit पाने के लिए उसको 65% domestic listed equities में invest करना है. चलिए आगे चलते हैं. नंबर 8. Identify the true statement regarding STT. अब STT को लेकर क्या होता है बताइए. इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा. The correct answer is STT is applicable on the sale of redemption of equity-oriented mutual funds units. And the explanation is, देखिए क्या बोल रहा है. STT, Securities Taxation Tax, is a small levy applied only when selling equity units.
9 which statement about LTCG on equity funds is true। चार ऑप्शंस में से LTCG के लिए बारे में क्या ऑप्शन इसको करेक्ट है? द करेक्ट ऑप्शन इज, अब देखिए ये जो आंसर्स मैंने आपको यहाँ दिखा रहे हैं ना, ये एज पर बुक है जो दिसंबर 2025 के हिसाब से बुक का है, तब तक का बुक का इसमें से लिया गया है। तो उस बुक से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से यही आएगा। अभी नया लेटेस्ट बुक आया नहीं है, तो लेटेस्ट बुक जब आएगा तब चेंजेस उसमें अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट जब बुक जो था उसके हिसाब से ये सारे आंसर्स बनाए गए हैं। तो ताकि उस बुक में अगर तैयारी करके आप पढ़ रहे होंगे जो बच्चे या जो भी स्टूडेंट, तो उस बुक के से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चंस आंसर्स आएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस होगा तो वो बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनएफओ पीरियड। अब एनएफओ पीरियड में इन चार ऑप्शंस में से क्या आंसर स्टेटमेंट ट्रू है बताइए। A, NFO remains open for at least 30 days. Units in an NFO are always allotted at a NAV of 100. NFO other than ELSS can remain open for maximum 15 days. No refund are allowed if an NFO application is rejected. The correct answer is NFOs can remain open for maximum of 15 days. SEBI limits the NFO period to ensure the money starts getting invested quickly. ये हो गया उसका एक्सप्लेनेशन। अब नंबर 11 को देख लेते हैं क्या है। विच स्टेटमेंट अबाउट एसआईपी इज ट्रू। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए ये चारों ऑप्शंस दिया जाता है आपको घुमाने के लिए। इसमें से आपको हल करने का सीधा सिंपल सा तरीका है कि ये देखिए कि आपको चारों में से कौन सा आंसर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो जो नहीं है उसको टिक मार्क करते रहिए, बाकी जो बचेगा वो सही है। ठीक है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज SIP allows a rupee cost averaging by buying more units when prices are low। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 12th पर। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ माइनर यूनिट होल्डर। माइनर यूनिट होल्डर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है। माइनर कैन बी अ फर्स्ट होल्डर एंड ऑल्सो अ सोल ऑपरेटर ऑफ द अकाउंट। इन अ माइनर फोलियो गार्डियन सीजेस टू ऑपरेट the account once the minor turns 18, मतलब मेजर बन गया वो। A minor can appoint up to 3 nominees in their folio. Joint holder are allowed in a folio where the first holder is a minor. The correct option is B, है ना। ये तो जानते हैं, बैंकिंग के हिसाब से भी हम लोग ये इस चीज को मैनेज करते ही हैं। The correct explanation is once the minor attains majority, मतलब मेजर जब बन गया 18 साल के ऊपर हो गया वो, तो अकाउंट क्या होगा, इज फ्रोजन अंटिल दे कंप्लीट द माइनर टू मेजर केवाईसी प्रोसेस। ये सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर जैसे ही वो जो इंसान है वो 18 साल का एज अटेंड करता है तो बैंक उसके अकाउंट को फ्रीज कर देगी जब तक उसका केवाईसी जो डॉक्यूमेंट है मेजर के हिसाब से उसके पास नहीं आ जाता है। यही सिंपल इसका स्टेटमेंट का मतलब है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट कट ऑफ टाइमिंग फॉर इक्विटी फंड इज ट्रू। हम इन चारों में से कट ऑफ टाइमिंग के बारे में पूछ रहा है। कट ऑफ टाइमिंग के बारे में अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। बताइए क्या करेक्ट आंसर है। द करेक्ट आंसर इज ए, फॉर परचेज NAV इज बेस्ड ऑन व्हेन फंड्स आर अवेलेबल और यूटिलाइजेशन बाय द स्कीम। एक्सप्लेनेशन इज सेबी के रूल के हिसाब से क्या बोलता है, सेबी रूल्स इंश्योर्स दैट इन्वेस्टर गेट्स द प्राइस ऑफ द डे, मतलब जिस दिन का वो प्राइस उसी दिन का, व्हेन देयर मनी एक्चुअली रीचेस टू द फंड। तो जिस दिन का वो फंड हो जाए, इसलिए आपको देखो आपको कट ऑफ टाइमिंग मतलब उसी दिन का टाइमिंग का स्टैंपिंग भी होती है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द OTM मैंडेट। अब OTM मैंडेट के हिसाब से क्या होता है बताइए। देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे है। OTM allows multiple transaction in a folio up to predefined daily limit. वन टाइम मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है एक बार आप एक बार लिख के दे दी कि भाई ये मेरा पैसा इस हिसाब से जाएगा या कटेगा, तो वो बैंक आपके हिसाब से वो उसको चीजों को पैसा को आपके अकाउंट से डेबिट करते रहती है। फ्यूचर इन्वेस्टिंग, अगर मान लीजिए आप बोले कि उन्हें SIP चलना चाहिए कि मेरा अभी 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो वो मैंडेट आपको ऑथराइज कर देते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट यूनिट ट्रांसमिशन इज ट्रू। अब देखिए चार ऑप्शंस में क्या ऑप्शन करेक्ट होगा।
A, B, C, D. The correct option is transmission is the process of transferring units to the nominee or legal heir. So legal heir जो होते हैं उसके नाम पे ट्रांसमिशन जो प्रोसेस है उसको ट्रांसफरिंग ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको याद कर लीजिए, ये इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं एग्जाम में। इट इज अ लीगल प्रोसेस। आप देख रहे हो कि ये राइटफुल ट्रांसमिशन जो सक्सेसर होता है, जैसे मान लीजिए किसी की मौत हो गई तो उसका जो यूनिट्स है वो कैसे ट्रांसफर होगा, तो ये वो प्रोसेस है, ट्रांसमिशन बोलते हैं उसको। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क के बारे में अगर आप जानते हो कि क्या होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, एक हम दो तरह के रिस्क जानते हैं, एक अनसिस्टमेटिक और एक सिस्टमेटिक, राइट। तो वो है क्या, इज द रिस्क दैट अफेक्ट्स द एंटायर स्टॉक मार्केट इक्वली। मीनिंग को समझिए, क्या बोलना चाह रहा है। फंड मैनेजर्स आर नॉट रिवार्डेड फॉर टेकिंग अनसिस्टमेटिक रिस्क। इन्फ्लेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क। इट इज अ कंपनी स्पेसिफिक रिस्क दैट कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, अनसिस्टमेटिक है। इट इज अ कंपनी स्पेसिफिक, मान लीजिए किसी कंपनी का या किसी पर्टिकुलर सेक्टर का अगर ऐसा रिस्क है तो हम रिस्क को जो इन्वेस्टर है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। भाई मान लीजिए ये कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, हम दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर जाएंगे, या फिर इस सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, हम दूसरे सेक्टर पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो किसी एक फंड्स का फेल होना में, जैसे मान लीजिए परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको रिस्क को हम मिटिगेट करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे स्विच करते हैं या फिर डाइवर्सिफाई कर लेते हैं अपने फंड्स को। चलिए 17, विच स्टेटमेंट अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन इज ट्रू। मतलब इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से। The correct answer is it is measured the total volatility or fluctuation in the scheme's return। मतलब अगर कोई वोलाटिलिटी का मतलब होता है जैसे कि चेंजेस होना, कि वही कभी ठीक नहीं है, कभी भी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। मतलब वही ऊपर नीचे जाने का बोलते हैं फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह की चीजों को मेजर करता है कि उस मतलब उस मेजर पे वो क्या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा है या फिर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। अब देखिए 18 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीटा। अब बीटा के हिसाब से क्या, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्ड्स को आप समझिए, वर्ड्स अगर नहीं समझेंगे तो बिल्कुल आप पजल्ड होइएगा। अब बीटा कैसे, मतलब अगर आप जानते होंगे तो चार ऑप्शंस में से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज a beta of 1.0 means the fund is exactly as volatile as the market index। तो इसका मतलब ये होता है बेटा के फंड के मूवमेंट को, फंड का जो मूवमेंट होता है उसके साथ कंपेयर करता रहता है कि भाई मार्केट मान लीजिए 20% से ज्यादा वोलेटाइल है, यानी अप एंड डाउन मार्केट से ज्यादा होंगे या फिर कम होगा, ये चीज को बीटा के थ्रू इंडिकेट करता है। अब क्या बोल रहा है देखिए, विच स्टेटमेंट अबाउट सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो इज ट्रू। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ए बी सी डी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दे सेपरेट डिस्ट्रेस्ड लिक्विड एसेट्स फ्रॉम द मेन लिक्विड पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द क्रेडिट इवेंट। तो अगर मान लीजिए क्या बोलता है ये इसको, अगर बोलता है कि भाई अगर हमारे अगर किसी डिस्ट्रेस हो रहा है तो डिफॉल्ट मान लीजिए, जैसे होता है कि कभी कभी क्या होती है चीजों को डिफॉल्ट हो गया, जैसे मान लीजिए कोई लोन ले रखा है तो उसमें डिफॉल्ट करते हैं ना, ठीक उसी तरह तो अलग अलग अकाउंट पे रखने का रखे जाते हैं फंड्स, और बाकी फंड का नॉर्मल ऑपरेशंस का इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप उसी तरह समझ लीजिए छोटे से एग्जांपल के रूप में कि मान लीजिए आपके पास चार पॉकेट है, तो आपको चारों पॉकेट में से अलग अलग जगह से रखे हैं, तो मान लीजिए एक पॉकेट में कोई चीज इफेक्ट करेगा तो दूसरे पॉकेट में नहीं करेगा क्योंकि वो अलग जगह से रखा हुआ है, तो इसीलिए इस तरह का कॉन्सेप्ट को बोलते हैं साइड पॉकेटिंग। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेंचमार्क। अब बेंचमार्क को लेकर के बोला जा रहा है कि बेंचमार्क के लिए क्या ऑप्शन जो है इसमें चारों में से सही है।
A fund should pick a benchmark that is easiest to beat. A benchmark may be in sync with the scheme's investment. Index funds do not require a benchmark. Benchmarks are calculated by the AMC themselves. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. The correct answer is B. A benchmark must be in sync with the scheme's investment objective and asset allocation. चलिए आगे चलते हैं. Which statement about Sharpe ratio is true? इन चारों में से Sharpe ratio के बारे में अगेन देखिए घूम फिर के वही वर्ड आ गया. तो Sharpe ratio को अगर आप समझते होंगे तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए. आप कमेंट में लिख सकते हैं बिल्कुल. Let's see which is the correct answer. The correct answer, it measures the risk premium earned per unit of total risk और standard deviation. ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. इट हेल्प्स इन्वेस्टर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है क्योंकि इसके बेसिस पे वो क्या करता है, एक्स्ट्रा रिटर्न कितना आया उसके हिसाब से वो चीजों को वोलेटिलिटी के हिसाब से मेजर कर ले सकता है. 22 नंबर क्या है देखिए, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट अल्फा. अल्फा के बारे में क्या, इन चारों में से क्या है. अभी इसी चीज को क्वेश्चंस को ना घुमा घुमा के आते हैं. तो अगर अल्फा को समझ गए कि अल्फा क्या चीज होती है तो आप उस आंसर को रिलेट कर सकते हैं. इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा देखिए. B. Alpha represent the value added by the fund manager's skill over the expected return. मतलब उस फंड मैनेजर का जो स्किल है, जो उसकी नॉलेज है, जो उसकी, आप सोच सकते हो कि भाई उस फंड को कितना दिन से मैनेज करता है तो उसका एक एक्सपीरियंस होता है, एक नॉलेज होती है उसके पास. उसके हिसाब से वो रिटर्न कितना ला रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न. मान लीजिए कोई फंड में किसी इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना लाता है, उसके हिसाब से वो अल्फा मेजर करता है उसको. अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिख रहा होगा. पॉजिटिव अल्फा मींस मैनेजर बीट द मार्केट, या नेगेटिव होगा तो वाइस वर्सा है. तो 23 आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्कीम सिलेक्शन. स्कीम सिलेक्शन के बारे में ये इन चारों में से कौन सा सही आंसर है बताइए. द करेक्ट आंसर इज ए. Selection should be based on the investor's need, risk profile and investment horizon. अभी देखिए ये चैप्टर 1 का हिसाब से ये क्वेश्चन सेट किया गया है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग स्कीम सिलेक्शन. अब स्कीम सिलेक्शन का मतलब बोल रहा है कि एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम कौन सा स्कीम कस्टमर को सजेस्ट करेंगे. दूसरा, अगर इन्वेस्टर खुद भी समझना चाहता है तो स्कीम सिलेक्शन किस हिसाब से होना चाहिए उसका. तो इन्वेस्टर का नीड क्या है, उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, या इन्वेस्टमेंट का होराइजन क्या है. वो जैसे मान लीजिए कोई अपना कोई गोल सेट करना चाहता है, कोई 3 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए, कोई लॉन्ग टर्म सोच रहा है, तो उसके हिसाब से वो किस गोल को लेके चल रहा है तो उसके हिसाब से उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग की जाती है. नंबर 24, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो. चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताइए. द करेक्ट आंसर इज बी. हायर टर्नओवर में इंडिकेट फ्रीक्वेंट चर्निंग एंड हायर ट्रांजैक्शन. अब चर्निंग का मतलब क्या होता है. चर्निंग का मतलब जैसे घुमाते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप गन्ने का उसमें मशीन में घुमाते हैं, कोई उसको घुमाए जाते हैं, तो ठीक उसी तरह जो टर्नओवर होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी चर्निंग, हायर ट्रांजैक्शन, जितना ट्रांजैक्शन हाई होगा उसका हिसाब से उसकी जो पोर्टफोलियो है उसको घुमाए, तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जिसको बोलते हैं. ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. चर्निंग इज अ पोर्टफोलियो टू व्हेन कैन ऑफन कैन ईट इनटू रिटर्न्स ड्यू टू ब्रोकरेज एंड इम्पैक्ट कॉस्ट. मतलब अगर उस तरह से ब्रोकरेज कॉस्ट हो गया तो जैसे मान लीजिए पोर्टफोलियो में ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो बहुत होंगे, लेकिन अगर इस तरह का अगर ब्रोकरेज लगा हुआ है तो उसपे कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है ना. तो इसलिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से रखना, और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आपको इन्वेस्टर को चीजों को समझना है कि भाई ये इन्वेस्टर जो है ये किस तरह का फंड्स में इंटरेस्टेड है. आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो. तो कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो के हिसाब से इसका क्या ऑप्शंस करेक्ट है, चलिए बताइए. द करेक्ट आंसर इज बी. द कोर पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ स्टेबल डाइवर्सिफाइड फंड फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स. अभी देखिए, अभी
लेटेस्ट में भी आपको इसी तरह से लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है ना? तो इसका जो पोर्टफोलियो है, कुछ स्टेबल भी होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए फंड्स में और लॉन्ग टर्म्स के लिए होना चाहिए। ये भी चीज़ों को समझना है। चलिए हम लोग आ गए वीडियो के एंड में। ये मैंने आपको 25 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसमें बनाए। सारे के सारे क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स फॉर्म में थे। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। तो एंड तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत सारा हमें प्यार मिल रहा है और काफी अच्छा कमेंट लगता है कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं कि मैं पास हो गया, या फिर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, या फिर यहाँ पे ये ऐसा है वैसा है। तो मैं कोशिश करता हूँ सारे के सारे रिप्लाई को आंसर देने के लिए। और बस ऐसे ही देखते रहिए, और आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर 12 तक भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट करूं, है ना? और बहुत समय के चैलेंजेस के कारण नहीं कर पाता हूं, ठीक है? लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को, हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना? तो ऐसे ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल और या कलीग्स को भी बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के वीडियोस को आगे जैसे मान लीजिए बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, आपके चीज़ों को सीखना है, समझना है, फाइनेंस के मैटर्स को, या फिर कोई भी मोटिवेशन स्किल के भी वीडियोस मैं आगे जाके इस चैनल्स पे बिल्कुल लाऊंगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। हाँ, मैं आपको बताया था कि एक टिप आपको देने के लिए, देखिए आप जितने भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, अनटिल अनलेस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है एनएसएम एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा टफ टाइम जाएगा, है ना? मैं देखता हूँ वहाँ पे 40, 41, 42, 43, 47, 48 तक मिलते हैं बच्चों लोग को। तो वो कमेंट भी करते हैं ऐसे कि सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मैं आपको सीधा सिंपल बताता हूँ, अपने जो एनएसएम का किताब है उसको पढ़िए अच्छे से, चैप्टर वाइज पढ़िए। इसी बहुत जल्दी मैं चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी ला रहा हूँ इस वीडियो के एंड में। हो सकता है मैं बाद में इसके बाद ही लाऊंगा, जहाँ पे आपको करीब करीब 240 क्वेश्चंस, 250 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराऊंगा मॉक टेस्ट में। उसके साथ आपको हर एक चैप्टर के बेसिस पे मैं अभी आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा कि एक अगर स्टूडेंट है उसको हर एक चैप्टर में अगर 20-20, 25-25 क्वेश्चंस मिल जाए तो फिर कुछ भी छूटेगा नहीं, है ना? तो वैसे भी क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तो मैं बिल्कुल उस तरह से आपको हेल्प करूंगा। मेरे इस चैनल पे आपको सिर्फ एनआईएसएम वीडियोस के वीडियोस नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारे सिविल रिलेटेड मिलेगा, बैंकिंग रिलेटेड मिलेगा। तो मैं जैसे जैसे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं उस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू। और ऐसे ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हम लोग आगे बिल्कुल मिलेंगे। और इस चैनल को अगर बिल्कुल आप अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।